मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर वीडियो का टॉपिक है रासायनिक संयुग के नियम। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस समय मैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसको पढ़ा रहा हूं और इस चैप्टर का ये लेक्चर वीडियो नंबर है 4। तो ऐसे सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम लेक्चर वीडियो को देख रहे हैं, वो इस लेक्चर वीडियो को देखने से पहले इसके स्टार्टिंग के 3 लेक्चर वीडियो को जरूर देखें। तो बच्चों, अब आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाओ मेरे साथ इस टॉपिक को समझने के लिए और इसका नोट्स तैयार करने के लिए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है रासायनिक संयोग के नियम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले बच्चों, रासायनिक संयोग के नियम कितने हैं और इनके नाम क्या हैं, इनको सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं। बच्चों, रासायनिक संयोग के टोटल 5 नियम है, जिसमें से पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मास। दूसरा नियम है बच्चों स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और तीसरा नियम है बच्चों गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और चौथा नियम है तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। पांचवा नियम है गैलू-शैक का गैसीय आयतन नियम, गैलू-शैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैलू-शैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो ये बच्चों पांचों नियम मैंने यहाँ बोर्ड पे राइट डाउन कर रखे हैं, ताकि आप आसानी से इनका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में लिख सकें। तो इसी क्रम में ये टोटल पांचों नियमों के नाम मैंने यहाँ राइट डाउन कर रखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद मैं वन बाय वन ये पांचों नियम आपको क्लियर कराने जा रहा हूं। तो यहाँ एक और मैंने जानकारी यहाँ दे रखी है कि इन नियमों को किन साइंटिस्टों ने और कब दिया था। तो जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था साइंटिस्ट एम.वी. लोमोनोसोव ने, कब दिया था? 1756 में। स्थिर अनुपात का नियम दिया था साइंटिस्ट जे.एल. प्राउस्ट ने, कब? 1789 में। गुणित अनुपात का नियम दिया था जॉन डाल्टन ने 1803 में। तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम दिया था साइंटिस्ट रिक्टर ने 1792 में। गैलू-शैक का गैसीय आयतन नियम दिया था साइंटिस्ट गैलू-शैक ने 1808 में। तो इनको भी आप लिख लीजिए। तो ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लें इसका। तो ठीक है बच्चों, अब इसको साफ करते हैं। बच्चों, अब मैं आपको रासायनिक संयोग का नियम नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम, इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि किसी रासायनिक अपक्रिया में या किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अपक्रिया से पूर्व पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपक्रिया के पश्चात पदार्थों के कुल द्रव्यमान के सदैव बराबर होता है। देखिए बच्चों, अपक्रिया से पूर्व जो पदार्थ होते हैं, यानी कि जो पदार्थ अपक्रिया करते हैं, उनको हम अभिकारक कहते हैं। अपक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। तो इसको हम दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान सदैव उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसा कि मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है, इस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। अर्थात रासायनिक अपक्रिया में अपक्रिया से पूर्व पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपक्रिया के पश्चात पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अपकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान। बच्चों, ये बात आपको अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए कि रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ अपक्रिया करते हैं उनको अभिकारक कहते हैं और अपक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। यानी कि अभिकारक को बच्चों कहते हैं रिएक्टेंट्स और उत्पाद को कहते हैं प्रोडक्ट्स। इसको बच्चों अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक रासायनिक अपक्रिया लेते हैं, चलो सिंपल सी ले रहे हैं। NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, और इसको मिक्स कर दिया मैंने सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 विलयन के साथ में। तो बच्चों ध्यान दीजिए,
NaCl और AgNO3 ये दोनों पदार्थ अपक्रिया कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों पदार्थ अपक्रिया से पूर्व की अवस्था में यहां रखे हुए हैं, तो इनको हम कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। अब ये दोनों जब मिक्स होते हैं तो जो बनते हैं पदार्थ वो बनते हैं बच्चों यहां AgCl और NaNO3। तो ये बच्चों अपक्रिया के पश्चात पदार्थ प्राप्त हुए हैं, तो ये हैं बच्चों यहाँ पे उत्पाद। अब इस नियम को यहाँ वेरीफाई कर रहे हैं, तो हम अपकारकों का कुल द्रव्यमान निकालेंगे और उत्पादों का कुल द्रव्यमान निकालेंगे, देखेंगे कि क्या ये दोनों आपस में समान है या नहीं। तो देखिए बच्चों, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, आप समझने वाली बात है बच्चों। यहाँ अपकारक कौन कौन है? NaCl और AgNO3 है। बच्चों इनके द्रव्यमान निकालने के लिए आपको इनके परमाणु भार पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो समझ लो। Na का बच्चों होता है 23, Cl का होता है 35.5 और कौन आया? Ag का होता है बच्चों 108। N का आपको पता होना चाहिए 14 होता है, O का 16 होता है, ठीक है। और सबके अब आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब देखो किसी ये NaCl क्या है? यौगिक है। किसी यौगिक का द्रव्यमान बराबर यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योगफल। परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार लगभग एक ही बात है, जो परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान लगभग आपस में समान होते हैं। देखिए बच्चों, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? NaCl का द्रव्यमान। NaCl का द्रव्यमान Na और Cl के द्रव्यमानों के योगफल के बराबर होगा। Na का द्रव्यमान कितना होता है? 23, यानी कि 23। Cl का 35.5, ठीक। NaCl का हो गया प्लस AgNO3, Ag का 108, N का बच्चों 14 और O3 तीन ऑक्सीजन है, तो 3 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है? 16। अब बच्चों यहाँ एडिशन कर लीजिए 58.5 प्लस, इनको देख लीजिए 108 प्लस 14 और ये हो जाएगा 48। अब इनको ऐड कर लें बच्चों, तो ये तो 58.5 है प्लस 8 4 12, 12 8 20, 2 हासिल बना, 2 4 6, 6 1 7, 7 0 7, 7 0 7। अब बच्चों यहाँ पे तो सैकड़े का अंक है नहीं, ये है 170। अब इनको आपस में जोड़ो, 0.5, यहाँ डेसिमल के बाद इसमें कुछ है नहीं तो 0.5, 0.88, ठीक है। 0.88 और 7 5 12, एक हासिल लगा, 2 से 28.5। ये अब कारकों का कुल द्रव्यमान यहां पर आ गया। अब उत्पादों का निकालते हैं। उत्पादों का कुल द्रव्यमान, इसको बच्चों देखिए उत्पाद कौन कौन है? AgCl का द्रव्यमान, तो Ag का कितना है बच्चों? 108 और Cl का 35.5 प्लस Na 23, N 14, O, तो O कितने यहाँ पे? 3 हैं, तो 3 इंटू 16, कैलकुलेशन कर लेंगे 143.5, 143.5। अब इसको देखो बच्चों 23, हाँ ऐसे कर लो, 23 में 14 जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 37 प्लस 48। अब इन सबको ऐड कर लो, 0.5, 8 और 7 15, 15 3 18, एक हासिल बना
1 4 5 5 3 8 8 4 12 1 1 2। तो आप देख रहे हैं कि अपकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर है, यानी कि ये नियम हमारा प्रूफ हो गया, सत्यापित हो गया। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे चीजों को मैं क्लियर कराने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, साफ करते हैं इसको। बच्चों द्रव्य की अविनाशता के नियम में जो एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि द्रव्य की अविनाशता का नियम नाभिकीय अपक्रियाओं पर लागू नहीं होता। कहां नहीं लागू होता है? नाभिकीय अपक्रियाओं पर। चूंकि बच्चों नाभिकीय अपक्रियाओं में द्रव्यमान की क्षति होती है, और द्रव्यमान की जो क्षति होती है वो आइंस्टीन के समीकरण के अकॉर्डिंग प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित तो हो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसको मैं आपको मेंशन किए दे रहा हूं, नोट में मेंशन कर लेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम नाभिकीय अपक्रियाओं पर लागू नहीं होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम नाभिकीय अपक्रियाओं पर लागू नहीं होता है, क्योंकि नाभिकीय अपक्रियाओं में द्रव्यमान क्षति होती है जो आइंस्टीन के समीकरण E इक्वल टू mc²। ये बच्चों समीकरण आपने पढ़ रखा होगा। ये आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, जिसमें E है प्रकाश ऊर्जा, M है द्रव्यमान क्षति और C है प्रकाश का वेग। C है प्रकाश का वेग, M है द्रव्यमान क्षति। समीकरण के अनुसार प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि ये नाभिकीय अपक्रियाओं पर नियम लागू नहीं होता है। अब बच्चों आते हैं नियम नंबर 2 पर, जिसका नाम है बच्चों स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। स्थिर अनुपात का नियम। अब बच्चों इसका स्टेटमेंट समझो। ये नियम ये कहता है कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में चाहे वह किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए, उसमें उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान सदैव एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहता है। उसमें उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान सदैव एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहता है। इस चीज को चलो मैं क्लियर कराता हूं बच्चों। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, प्रचलित और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वाटर, जिसका रासायनिक सूत्र बच्चों क्या होता है? H2O।
बच्चों जो पानी होता है वो कई कृत्रिम विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है और कई प्राकृतिक स्रोतों से भी प्राप्त किया जा सकता है। वर्षा से, नदियों से, तालाबों से, समुद्र से, झीलों से, तो कई स्रोत, प्राकृतिक स्रोतों से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं और कई कृत्रिम विधियों के द्वारा भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। किंतु जो शुद्ध जल होता है, जो शुद्ध जल होता है उसमें कौन कौन से परमाणु हैं, इसमें कौन कौन से तत्व हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका जो अनुपात होता है शुद्ध H2O में H अनुपात हो, यानी कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बच्चों? हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। हाइड्रोजन के इसमें 2 परमाणु हैं तो 2 इंटू 1 अनुपात ऑक्सीजन 1 ही है 60, 2 अनुपात 16। इसका बच्चों जब सरलीकरण करेंगे तो आपको पता है ये दोनों 2 से डिवाइजिबल हैं, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1 अनुपात 8। बच्चों इसका मतलब है कि जो पानी है वो किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, उसमें उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान जो है, यानी कि उसमें उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो तत्व है इनका द्रव्यमान सदैव कितना रहता है? 1 अनुपात 8, यानी कि ये सदैव 1 अनुपात 8 के अनुपात में ही संयुक्त रहते हैं। इसमें बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रासायनिक यौगिक है वो शुद्ध होना चाहिए। अगर शुद्ध नहीं होगा तो ये नियम वहां लागू नहीं होगा। यानी कि इसमें नोट करने वाली बात यह है, प्रयुक्त रसायन कैसा होना चाहिए बच्चों? शुद्ध होना चाहिए। प्रयुक्त रसायन शुद्ध होना चाहिए। अगर शुद्ध नहीं होगा तो यह नियम लागू नहीं होगा। आप जरा इसका स्टेटमेंट देख लीजिए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में चाहे वह किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए, उसमें उपस्थित तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में संयुक्त रहते हैं। संयुक्त रहते हैं। तो ये बच्चों इसका स्टेटमेंट है और ये इसका एग्जाम्पल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपनी कॉपी में लिख सकें। अब बच्चों आते हैं नियम नंबर 3 और नियम नंबर 4 पर। नियम नंबर 3 है गुणित अनुपात का नियम और नियम नंबर 4 है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो सबसे पहले देखते हैं गुणित अनुपात के नियम को। बच्चों गुणित अनुपात के नियम का स्टेटमेंट जो हमें जानकारी देता है वो ये है कि जब दो तत्व आपस में रासायनिक संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। क्या है बच्चों स्टेटमेंट?
इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में रासायनिक संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। इसको बच्चों एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको क्लियर कराने जा रहा हूं, ध्यान से समझें। मैं यहाँ पर दो तत्व ले रहा हूं, कार्बन और ऑक्सीजन। दो तत्व मैंने कौन कौन ले लिए? कार्बन और ऑक्सीजन। बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके क्या क्या बना सकते हैं? एक तो बच्चों CO बना सकते हैं और दूसरा क्या बना सकते हैं? CO2। CO मतलब कार्बन मोनो ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन तो मोनो ऑक्साइड, और ये क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो दो तत्व कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रासायनिक संयोग करके दो यौगिक कौन कौन बना सकते हैं? CO और CO2। अब आगे बात देखिए, तब एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। इस चीज को ऐसे समझो, दो यौगिक बने CO और CO2। यहां पर देखिए किसका द्रव्यमान कांस्टेंट है? आप देख रहे हैं कार्बन की संख्या नहीं बदल रही है, तो कार्बन का द्रव्यमान कांस्टेंट है। किसका द्रव्यमान बदल रहा है? ऑक्सीजन का। यहाँ ऑक्सीजन का एक परमाणु है, यहाँ ऑक्सीजन के दो परमाणु। इनको ऐसे समझो, यहां ले लिया मैंने CO और ये CO2, CO और CO2। यहां कार्बन का द्रव्यमान, ध्यान देना बच्चों, यहां ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान, यहां ऑक्सीजन के द्रव्यमानों में अनुपात, ऑक्सीजन के द्रव्यमानों में अनुपात। इनको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन, CO CO2। अब देखो बच्चों, मैं कार्बन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों में अनुपात को डिटरमिन करने जा रहा हूं। बच्चों CO में एक कार्बन है, तो एक कार्बन है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान मैं आपको बता चुका हूं 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो CO में कार्बन का द्रव्यमान कितना हो गया? 12 ग्राम। ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो गया? 16 ग्राम। ठीक। अब CO2 में आइए, CO2 में कार्बन एक है, तो कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम। O इसमें दो है, तो एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, तो दो ऑक्सीजन परमाणुओं का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 ग्राम। तो अब आप देख रहे हो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान, तो एक तत्व जिसका निश्चित द्रव्यमान निश्चित है वो यहां पर कार्बन है, से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में, तो जिस तत्व के द्रव्यमान भिन्न भिन्न है वो दूसरा तत्व ऑक्सीजन है। तो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। तो दूसरे तत्व के जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान हैं 16 और 32, इनमें अनुपात निकालिए जरा, 16 अनुपात 32। सरलीकरण करिए, 16 का भाग जा रहा है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो आपको पता चलता है ये अनुपात क्या है? सरल अनुपात। सरल का मतलब जो भिन्नात्मक ना हो। तो आपने देखा कि ये नियम किस तरह से हमें समझना है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये बच्चों था गुणित अनुपात का नियम। अब बच्चों आइए व्युत्क्रम अनुपात के नियम पर। व्युत्क्रम अनुपात के नियम का स्टेटमेंट बच्चों क्या कहता है? जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं और यदि इन दोनों तत्वों में कभी संयोग हो तो वे उसी अनुपात में या इसके एक सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगे जिससे वे तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। अब इसको बच्चों समझने के लिए उदाहरण का सहारा लीजिए। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक ले रहा हूं, दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान। तो हम यहाँ पर दो तत्व ले लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, और तीसरा तत्व ले रहे हैं कार्बन। अब देखिए बच्चों, ये दोनों तत्व कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करके क्या बना सकते हैं, CH4। और कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके क्या बना सकते हैं, तो आपको पता है CO भी बना सकते हैं और CO2 भी बना सकते हैं। तो चाहे CO ले लीजिए या CO2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे CO2 भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, CO2। अब बच्चों देखिए, यहां पर मैंने जो स्टेटमेंट में राइट डाउन कर रखा है, दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान। तो दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, वो दोनों तत्व जिनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न है वो कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, तो तीसरा तत्व जिसका द्रव्यमान यहाँ निश्चित है वो कौन है, कार्बन। चूंकि कार्बन के परमाणु की संख्या दोनों यौगिकों में 1 है, संयोग करते हैं। और यदि इन दोनों तत्वों में, कौन दोनों तत्वों में, जिनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, कभी संयोग हो, कभी संयोग हो, तो वे उसी अनुपात में या इसके एक सरल गुणित अनुपात में संयोग करते हैं, जिससे वे तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर समझने के लिए आप ये देखिए कि जो हाइड्रोजन है उसका द्रव्यमान कार्बन के निश्चित द्रव्यमान से कितना संयोग कर रहा है, ऐसे समझो। यहाँ जो हाइड्रोजन है उसका द्रव्यमान कितना है जो कार्बन के 12 ग्राम से संयोग कर रहा है, वो देखो ध्यान से। हाइड्रोजन का द्रव्यमान यहाँ पर कितना है, 4 एकम 4, 4 ग्राम। 4 ग्राम क्यों है, 4 ग्राम क्यों है, इसको ऐसे और क्लियर करो। CH4 में हाइड्रोजन बराबर एक, कार्बन, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है बच्चों वो 1 होता है, कितना है, 4 ग्राम। और CO2 में ऑक्सीजन कितना है, 2 × 16 बराबर 32 ग्राम, बराबर 32 ग्राम। तो अब आप देखो यहाँ कार्बन, तो कार्बन का द्रव्यमान निश्चित है, 12-12 ग्राम दोनों में है, लेकिन हाइड्रोजन के द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 4 ग्राम है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32 ग्राम है। तो यहाँ पर कार्बन के निश्चित द्रव्यमान यानी कि 12 ग्राम से संयोग करने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों में अनुपात देखिए क्या आता है, हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन बराबर 4:32, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कभी भी संयोग करेंगे तो वो सदैव 1:8 के अनुपात में संयोग करेंगे। जैसा कि पिछले रूल्स में जो रूल नंबर 2 था स्थिर अनुपात का नियम, उसमें मैंने बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सदैव 1:8 के अनुपात में संयोग करते हैं। और ये अनुपात कैसा है, सरल अनुपात, सरल अनुपात है। तो यहां से ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तब यदि उन दोनों तत्वों में कभी संयोग हो तो वो सदैव उसी अनुपात में संयोग करते हैं जिस अनुपात में वो तीसरे तत्व को एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। तो बच्चों अब मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए कॉपी में। अब बच्चों साफ करते हैं इसको। अब बच्चों आते हैं लास्ट नियम पर जिसका नाम है गैलुसैक का गैसीय आयतन नियम, गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये नियम गैसों पर डिपेंड है। नियम ये कहता है, दो बातें यहाँ पर आपको समझनी है, ताप और दाब नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। गैलुसैक ने ये बताया था, साइंटिस्ट का नाम है गैलुसैक, उन्हीं के नाम पर यह नियम का नामकरण हो गया। यह नियम ये बताता है कि एक समान ताप और दाब पर जब दो गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो उनके अबकारी आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। दूसरी बात कि अगर बनने वाले उत्पाद भी गैसें हैं तो उन गैसों के आयतन अबकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपाती होते हैं। अब यहाँ पे सरल बार बार आ रहा है, सरल का मतलब पूर्णांक जो भिन्नात्मक ना हो। अब इस बात को एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। देखिए बच्चों,
मैं यहाँ पर एक गैस ले रहा हूं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बच्चों क्या है, यहाँ पर गैस है। दूसरी गैस मैं यहाँ पे ले रहा हूं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी गैस है। इन दोनों गैसों की आपस में रासायनिक अपक्रिया करा रहे हैं किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, Fe आयरन। और एक यहां वर्धक लगा दिया मैंने मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम, हालांकि इससे आपको यहां इस नियम में कुछ लेना देना नहीं है। मॉलिब्डेनम से, मॉलिब्डेनम वर्धक का कार्य करता है, आयरन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ऐसी कंडीशन में जो उत्पाद बनता है वो अमोनिया गैस बनती है, NH3। ये भी गैस है। अब इस नियम को समझो। समान ताप व दाब पर जब दो गैसें परस्पर रासायनिक संयोग करती हैं तो उनके आबकारी आयतनों में सरल अनुपात होता है। अब जरा इस रिएक्शन को बैलेंस करो, फिर आगे की बात करते हैं। नाइट्रोजन के यहाँ 2 परमाणु हैं, यहाँ नाइट्रोजन का 1 है, तो इसमें 2 से मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन को देखो, यहाँ द्वितीय 6 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो। अब जरा इनके आयतन देखो बच्चों, यहाँ N2 1 है तो आयतन हो गया 1। आयतन के लिए मैं सिंबल यूज कर रहा हूं VOL, वॉल्यूम। यहाँ 3, आयतन कितना है 3। ठीक, यहाँ आयतन कितना है 2 वॉल्यूम। आप जरा देखो, अगर अबकारी आयतनों की बात की जाए तो अबकारी गैसों के आयतनों में अनुपात है 1:3, जो कि सरल अनुपात है। और बनने वाला उत्पाद भी गैस है, तो उत्पाद का अबकारी गैसों के आयतनों से अनुपात कितना है 2, यानी कि इन सब में जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 1:3:2, जो कि सरल अनुपात है। यही बात गैलुशैक ने अपने स्टेटमेंट में कही थी। तो कहने का मतलब है नाइट्रोजन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात NH3 अमोनिया इज इक्वल टू 1:3:2। ये कैसा अनुपात है, सरल अनुपात है। तो इसको भी बच्चों आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अब रासायनिक संयोग के 5 नियम आपके कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूं कि इनको आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। अब बच्चों इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम लेक्चर वीडियो देख रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है, लग रहा है कि उनको कुछ फायदा हो सकता है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।